आज की क्लास में हम बात करेंगे जैकोबियन एज की, वो भी बड़े आसान और बड़े मजेदार तरह से। इससे पहले हम एलिजाबेथन एज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो क्लास देख लीजिएगा। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में। अब चूंकि क्वीन एलिजाबेथ ने सारी उम्र तक शादी नहीं की थी तो क्वीन एलिजाबेथ का कोई बेटा या बेटी नहीं था। अब 1603 में इंग्लैंड का किंग बनते हैं जेम्स फर्स्ट, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1603 से 1625 तक। अब ये जो जेम्स फर्स्ट था ये स्कॉटलैंड का था और स्कॉटलैंड में इसका नाम था जेम्स सिक्स्थ। बट जैसे ही ये इंग्लैंड का किंग बना तो इसने अपना नाम बदल के रख लिया जेम्स फर्स्ट। अब ये जो जेम्स फर्स्ट था ये एलिजाबेथ का रिश्तेदार था। अब देखिए, जो ये जैकोबियन एज है इसका नाम जैकोबियन एज क्यों पड़ा? जो इस टाइम पे रूल कर रहा था वो किंग तो जेम्स फर्स्ट था। देखिए, जेम्स फर्स्ट का लैटिन मीनिंग है जैकोबस, इसीलिए इस एज का नाम पड़ गया जैकोबियन एज। अब देखिए, जेम्स फर्स्ट की थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। जेम्स फर्स्ट का जन्म स्कॉटलैंड में 1566 में हुआ और मात्र 1 साल की उम्र में यानी 1567 में जेम्स किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का। वहां पे स्कॉटलैंड में जेम्स फर्स्ट का नाम था जेम्स सिक्स्थ। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जेम्स फर्स्ट कह लो या जेम्स सिक्स्थ कह लो। अगर हम जेम्स फर्स्ट कह रहे हैं तो वो उसका इंग्लैंड का नेम था, और अगर हम जेम्स सिक्स्थ कह रहे हैं तो वो उसका स्कॉटलैंड का नेम था। जेम्स फर्स्ट ही एकमात्र ऐसा किंग था जिसने 3 प्रांतों पे एक साथ रूल किया है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। 1603 में जब जेम्स इंग्लैंड किंग बनने के लिए आया तो इंग्लैंड में लोगों की भीड़ लग गई थी। औरतें बालकनी से देख रही थीं, खिड़कियों से देख रही थीं, गलियों में भीड़ हो गई थी जेम्स फर्स्ट को देखने के लिए, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद इंग्लैंड को एक मेल मोनार्क मिल रहा था जो शादीशुदा था, एक बूढ़ा था और एक्सपीरियंस्ड था। तो इंग्लैंड के लोगों को लग रहा था शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब आने वाली है। जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का किंग तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बट चूंकि ये प्रोटेस्टेंट था तो कैथोलिक इसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, वो जेम्स फर्स्ट से नफरत करते थे, तो इसको भी मारने की साजिश की गई एलिजाबेथ की तरह। अब जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए गन पाउडर प्लॉट तैयार किया गया, एक प्रकार की साजिश थी। 15 नवंबर 1605 को एक गन पाउडर प्लॉट यानी जेम्स फर्स्ट को मारने की साजिश की गई। बट ये जो रोमन कैथोलिक लोग थे ये रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़े गए और इनको फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए, जो ये जेम्स फर्स्ट था, किंग जेम्स फर्स्ट, इसको पीस बड़ी अच्छी लगती थी, यानी ये पीस मेंटेन रखना चाहता था। इसका अपना खुद का पर्सनल सिंबल था यूनियन ऑफ क्राउन्स, यूनियन ऑफ क्राउन्स। अब इस सिंबल में क्या था, एक तरफ तो कांटे थे और दूसरी तरफ रोज था। अब जो कांटे थे ये स्ट्रॉयड डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, स्ट्रॉयड डायनेस्टी। जो ये कांटे थे ये सिंबल थे स्ट्रॉयड डायनेस्टी के, और हमको पता है रोज जो सिंबल था वो ट्यूडर डायनेस्टी का था। ये हम ट्यूडर डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो ट्यूडर डायनेस्टी की थी ये तो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, ट्यूडर डायनेस्टी तो पहले से रूल करती आ रही थी इंग्लैंड को, और स्ट्रॉयड डायनेस्टी का जेम्स फर्स्ट था। जो जेम्स फर्स्ट था वो बिलोंग करता था स्ट्रॉयड डायनेस्टी को, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सिंबल था यूनियन क्राउन था, जिससे एक पीस मेंटेन रखने में मदद मिलती थी। ये कहता था सबका साथ सबका विकास। अब देखिए, ये तो किंग थे जेम्स फर्स्ट, ये भाई साहब सिर्फ इंग्लैंड में ही पीस मेंटेन रखना नहीं चाहते थे बल्कि ये पूरे यूरोप में पीस मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए खुद को ये बुलाते थे किंग ऑफ पीस। अब देखिए, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जिस स्पेन के साथ में इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी उसी स्पेन के साथ में जेम्स फर्स्ट ने समझौता कर लिया और इसने 1604 में ट्रीटी ऑफ लंदन की।
और जेम्स फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी स्पेन के प्रिंस के साथ कर दी, जिससे कि स्पेन और इंग्लैंड का रिलेशन और भी बेहतर हो सके। बट स्टिल ये जेम्स फर्स्ट एलिजाबेथ जितना स्ट्रांग नहीं बन पाया था। देखिए दोस्तों, किंग जेम्स फर्स्ट का उस वक्त बड़ा एक खास आदमी था, लॉर्ड बकिंगम। ये जो लॉर्ड बकिंगम था, ये उस वक्त इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी देखता था, यानी देश विदेश के सारे कामकाज लॉर्ड बकिंगम के हाथों में थे। लॉर्ड बकिंगम की अच्छी खासी पहुंच थी कोर्ट तक। ऐसा माना जाता है कि किंग जेम्स फर्स्ट होमोसेक्सुअल था और किंग जेम्स फर्स्ट के सेक्सुअल रिलेशन थे लॉर्ड बकिंगम के साथ में। किंग जेम्स फर्स्ट लॉर्ड बकिंगम को प्यार से स्टीनी कह के बुलाता था। अब ये स्टीनी यानी लॉर्ड बकिंगम जेम्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स फर्स्ट को स्पेन ले जाता है, स्पेन की प्रिंसेस मारिया को पटवाने के लिए। अब वहां पे जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ नहीं, बट ये दोनों वहां पे जाके स्पेन जाके अपनी इंसल्ट करवा लेते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं काफी। अब देखिए, जो ये किंग जेम्स फर्स्ट थे, ये बिलीव करते थे ब्लैक मैजिक में, विचक्राफ्ट वगैरह में और नेक्रोमेंसी में। इसलिए इन्होंने लिखा डेमोलॉजिया 1597 में आया, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज जो 1598 में आया, बेसिलिकन डिजन 1599 में आया। अब ये किंग जेम्स ब्लैक मैजिक में बिलीव तो करते थे, बट साथ ही साथ ये धर्म को बड़ा मानते थे, ये रिलीजन में बड़ा बिलीव करते थे, इनको रिलीजन बड़ा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने सबसे इंपोर्टेंट वर्क जो इनका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इन्होंने ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल पब्लिश करवाई थी। अब बहम माइंड में एक रहता है, स्टूडेंट लोग लगता है कि इन्होंने बाइबल का ये वर्जन खुद लिखा था। इन्होंने खुद नहीं लिखा था मेरे भाई, इनकी 40 स्कॉलर्स की एक टीम थी, 40 स्कॉलर्स की एक टीम थी। उन्होंने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल लिखा था जो 1604 में शुरू हुआ था और इसने कंप्लीट होने में 7 इयर्स ले लिए थे और 1611 में जाके पब्लिश्ड हुआ था। जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल था, इसको हम जेम्स वर्जन के नाम से भी जानते हैं, जेम्स वर्जन। ठीक है साहब। अब देखिए, किंग जेम्स की वाइफ का नेम था एन ऑफ डेनमार्क। अभी जो एन ऑफ डेनमार्क थी, इनको भी लिटरेचर और आर्ट में बड़ा ही इंटरेस्ट था, और आर्ट में जिस तरह से जेम्स फर्स्ट को इंटरेस्ट था, उसी तरह से इनकी वाइफ को यानी एन ऑफ डेनमार्क को भी लिटरेचर और आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। ये तो अपने इनकी तो दीवानगी इतनी हद तक थी आर्ट के प्रति, लिटरेचर के प्रति, कि ये अपने कोर्ट में ही एक मास्क टाइप के जो प्ले होते थे वो परफॉर्म कराती थी। और इसमें मास्क में क्या होता है, मास्क लगा के परफॉर्म वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है मास्क लगा के, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने। और ये खुद भी डांस करती थी। ठीक है जी। अब देखिए, हम जैकोबियन एज के कुछ इंपोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, जैकोबियन एज में बहुत सारे राइटर्स हमारे एलिजाबेथन एज के ही हैं, जिन्होंने शुरुआत तो एलिजाबेथन एज में कर दी थी। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट हम राइटर्स लिया है जैकोबियन एज में, वो विलियम शेक्सपियर को ही लिया था। अब आप कहेंगे ये तो एलिजाबेथन एज के थे। हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, पूरी की पूरी एलिजाबेथन एज विलियम शेक्सपियर के नाम पर ही है। बट इनको जैकोबियन एज में रॉयल पार्टनेज मिल गई थी। अब पार्टनेज के बारे में मैं आपको बता दूं, जो किंग्स और क्वींस जो किसी पर्टिकुलर राइटर्स को पर्टिकुलर एक सैलरी यानी फाइनेंशियली हेल्प करने लगते हैं, वही पार्टनेज होती है। तो विलियम शेक्सपियर को जो किंग के द्वारा पार्टनेज मिल गई थी, और जैकोबियन एज में विलियम शेक्सपियर ने 12 प्लेज लिखे थे, जिसमें पहला मेजर फॉर मेजर 1604 में आया, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियन क्लोपेट्रा, कोरिनस, टाइमन ऑफ एथेंस, पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल,
द टेम्पेस्ट, हेनरी एट जो पार्ट्स में आया था। मैकबेथ इस एज में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। अब देखिए हमारे जो सेकंड राइटर हैं जैकोबियन एज के, वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन ने भी शुरुआत कर दी थी अपनी एलिजाबेथन एज में, यानी ये भी एलिजाबेथन एज के ही राइटर हैं, बट इनके फेमस 3 प्लेस थे जो जैकोबियन एज में आए: वोल्पोन, द साइलेंट वुमेन, द अल्केमिस्ट। अब यहाँ पे बेन जॉनसन फेमस है अपने मास्क के लिए, और अगर मास्क की बात चल रही है और बेन जॉनसन के साथ में हम इनिगो जोन्स का नाम ना लें तो सही नहीं होगा। जो इनिगो जोन्स था ये बेन जॉनसन के फ्रेंड थे, यानी बेन जॉनसन और इनिगो जोन्स ने 15 साल तक मिलकर मास्क लिखे क्वीन के लिए। बट 15 साल, 500 से ज्यादा, लगभग 500 से भी ज्यादा, मोर देन 500, बट 15 साल बाद इनकी जो पार्टनरशिप थी, जो प्यार मोहब्बत थी, दोस्ती खत्म हो गई। वो झगड़ा इस बात पे हो गया, बेन जॉनसन बोलते थे कि मेरा काम ज्यादा बेहतर है और इनिगो जोन्स बोलते थे कि मेरा काम ज्यादा बेहतर है। मतलब किसका काम ज्यादा बेहतर है इस बात को लेके दोनों में आपस में नहीं बनी, और दोनों उसके बाद में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर सटायर शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यहीं से बेन जॉनसन ने सटायर की शुरुआत की थी। अब देखिए बेन जॉनसन और इनिगो जोन्स, इन दोनों को ही क्वीन का पार्टनेस प्राप्त था। जिस तरह से शेक्सपियर को किंग ने पार्टनेस दिया था, तो बेन जॉनसन को भी मिला हुआ था पार्टनेस तो मेरे भाई। बट ये तो भाई साहब मास्क से आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब देखिए जो हमारे फ्रांसिस बेकन हैं, ये भी एलिजाबेथन एज के ही हैं। एक्चुअली फ्रांसिस बेकन का जन्म तो शेक्सपियर से भी पहले हो गया था, बट ये शेक्सपियर जितना, यानी ये तो नाम कमा ही नहीं पाए थे एलिजाबेथन टाइम पे, ये पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए थे। देखो इसका रीजन क्या था, जो फ्रांसिस बेकन की फैमिली थी वो पहले से ही बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर थी। इनके पापा जी भी अच्छी पोस्ट पर थे और इनके अंकल तो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, यानी वो एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके प्राइम मिनिस्टर थे इनके अंकल। बट जो इनके अंकल थे वो जेलिसी रखते थे फ्रांसिस बेकन से, वो चिढ़ते थे, इसलिए फ्रांसिस बेकन इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाए एलिजाबेथन टाइम पर। बट जैकोबियन टाइम पे जैसे ही जेम्स फर्स्ट किंग बनते हैं तो इसने सेलिब्रेट किया था जेम्स फर्स्ट का किंग बनना, और इसको लॉर्ड चांसलर बना दिया गया था इंग्लैंड का, लॉर्ड चांसलर। बट 1621 में फ्रांसिस बेकन पर करप्शन का आरोप लग जाता है, करप्शन, और इनको जेल हो जाती है। ये थी फ्रांसिस बेकन की कुछ कहानी। अगर हम इनके वर्क की बात करें तो फ्रांसिस बेकन के वर्क में साइंस इंक्लूड मिलती है साहब। क्या मिलती है? साइंस, साइंस इंक्लूड मिलती है। और फ्रांसिस जो बेकन थे ये लैटिन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए लैटिन वोकैब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है फ्रांसिस बेकन के वर्क में। अगर हम फ्रांसिस बेकन के इंपोर्टेंट वर्क की बात करें तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गम और एसेज। एसेज फ्रांसिस बेकन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांसिस बेकन के एसे तो हमारे सिलेबस में भी हैं बहुत। अब देखिए जो फर्स्ट, अब जो एसेज आए थे फ्रांसिस बेकन के वो आए थे 3 एडिशंस में। जो पहला एडिशन आया था फ्रांसिस बेकन के एसो का वो आया था 1597 में जिसमें 10 एसे आए थे। सेकंड एडिशन आया 1612 में जिसमें 38 एसे आए, और थर्ड एडिशन आया फ्रांसिस बेकन का 1625 में जिसमें 58 एसेज आए। तो ये थे हमारे फ्रांसिस बेकन। अब देखिए हमारे इस एज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑथर हैं जोहन वेबस्टर, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1586-1625। अगर हम इनके इंपोर्टेंट वर्क की बात करें तो द वाइट डेविल्स जो 1612 में आया, द डचेज ऑफ माल्फी। नेक्स्ट ऑथर है हमारे सिरिल टोर्नर, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1575-1625। इनके जो इंपोर्टेंट वर्क हैं द रिवेंजर्स ट्रेजेडी एंड एथलीट्स ट्रेजेडी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑथर की तरफ। देखिए जैकोबियन एज के जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं वो हैं जॉर्ज चैपमैन। ये जॉर्ज चैपमैन साहब थे,
ये ट्रांसलेशन के बादशाह कहे जाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के बादशाह। इनके वर्क की जोहन कीट्स ने बड़ी तारीफ की है, जोहन कीट्स ने बहुत तारीफ की है इनके वर्क की, यानी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अगर जॉर्ज चैपमैन के बाद किसी ने ट्रांसलेशन में नाम कमाया है तो वो थे अलेक्जेंडर पोप, जो बाद में आए थे काफी। अब सोचने वाली बात यह है कि जॉर्ज चैपमैन से पहले जो हमारे ग्रीक और लैटिन वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे? हमने पढ़ रखा है विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी थी 1476 में, वहां से हमें पहले इंग्लिश के ट्रांसलेशन देखने को मिलते थे। देखिए जो जॉर्ज चैपमैन साहब थे ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड राइटर रहे हैं इंग्लिश के, क्योंकि इनको पार्टनेज भी नहीं मिली थी। जो पार्टनेज शेक्सपियर और बेन जॉनसन को मिली थी वो पार्टनेज भी जॉर्ज चैपमैन साहब को नहीं मिली थी, इसलिए कर्जे में और गरीबी में डूब गए थे। अब देखिए जॉर्ज चैपमैन साहब का इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है वो ये है। होमर्स के दो वर्क थे इलियड और ओडिसी, उनको जॉर्ज चैपमैन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। जो इलियड को ट्रांसलेट किया था वो आइएमिक पेंटामीटर में किया था, लिख लीजिएगा, और जो ओडिसी को ट्रांसलेट किया था वो आइएमिक हेप्टामीटर में किया था। ठीक है, तो ये है हमारा जॉर्ज चैपमैन साहब। अब देखिए जैकोबियन एज के जो हमारे नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं थॉमस हेवुड। इन्होंने सिर्फ इंटरल्यूड ही लिखे हैं। पहला इनका इंटरल्यूड है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, सेकंड द फोर्थ प्रिंटिसेस ऑफ लंदन, द इंग्लिश ट्रैवलर, द वाइस वुमेन ऑफ होक्सटन, द फेयर मेड ऑफ वेस्ट, एंड इफ यू नो नॉट मी यू नो नथिंग। और नेक्स्ट है इनका द मेडन हेड विल लॉस्ट, और नेक्स्ट है एन अपोलॉजी फॉर एक्शन। हमारे नेक्स्ट जो ऑथर हैं जैकोबियन एज के वो हैं थॉमस मिडल्टन। इनका इंपोर्टेंट वर्क है द चेंजलिंग, द वुमेन वी वेयर वुमेन, आ चेस्ट मेड इन चेपसाइड। और जो नेक्स्ट हमारे इंपोर्टेंट राइटर हैं वो हैं जोहन फोर्ड। इनका एक वर्क आया है टिस्पिटी सीज होर, जो 1633 में आया था, बस इसका यही याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए जैकोबियन एज के जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं वो हैं फिलिप मोसिंजर। इनके वर्क इस प्रकार हैं अ न्यू वे टू पे ऑल डेब्ट्स, एंड सेकंड द सिटी मैडम, एंड थर्ड द रोमन एक्शन। और नेक्स्ट जैकोबियन एज के राइटर है हमारे फ्रांसिस वॉमिंसन एंड फ्लेचर। ये तो मैंने दो राइटर एक साथ ले लिए। इन्होंने ज्वाइंट प्ले लिखे थे दो एक साथ, टू बेस्ट नॉन ज्वाइंट प्ले। पहला था फ्लेस्टर और लव लाइज आ ब्लीडिंग, एंड दूसरा था द मेड्स ट्रेजेडी। फ्लेचर साहब का जो एक सोलो वर्क आया वो था द फेथफुल शेफर्ड्स। फ्लेचर साहब का और शेक्सपियर साहब का कोलैबोरेशन साथ में 3 वर्क आए, हेनरी एट्थ, ऑल इज ट्रू, टू नोबल किंग्स मैन। ठीक है जी। अब देखिए हमारे नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं जैकोबियन एज के, वो हैं थॉमस डेकर। थॉमस डेकर जो इनका इंपोर्टेंट वर्क है वो पहला में लिया है द शू मेकर्स हॉलीडे, इसका दूसरा नाम था द जेंटल क्राफ्ट। अब देखिए इस वर्क का जो सोर्स रहा है थॉमस डेलोनीज का एक वर्क रहा था द जेंटल क्राफ्ट, सेम टाइटल, वही उठाकर रख दिया। ठीक है, वहां से इन्होंने ये वर्क लिखा। सेकंड वर्क इनका लस्ट डोमिनियन, थर्ड है द विच ऑफ एंडमोनियन, और फोर्थ वर्क है थॉमस डेकर साहब का द वर्जिन मार्टर। हमारे थॉमस डेकर साहब थे ये वॉर ऑफ थिएटर में भी इंक्लूड थे। अब ये वॉर ऑफ थिएटर क्या है? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम जो जैकोबियन एज में वॉर ऑफ थिएटर हुई थी। जो वॉर ऑफ थिएटर थी एक्चुअली एक लिटरेरी वॉर थी जो 1599 में शुरू हुई थी एंड 1601 तक चली थी। देखिए इसका दूसरा नाम था पोइटोमैकिया। इसमें इस वॉर में एक तरफ तो थे बेन जॉनसन एंड अदर साइड थे जोहन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ने ही वॉर ऑफ थिएटर का दूसरा नाम पोइटोमैकिया दिया था। अब इस वॉर की शुरुआत की थी जोहन मास्टर ने अपने वर्क के साथ में
हिस्ट्री ऑफ मैथ्स के साथ में, जो उन्होंने लिखा था 1599 में। ऑब्वियसली बात है, जब शुरू 1599 में हुआ तो। देन बेन जॉनसन ने अपना वर्क लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। उसके बाद जोहन मार्टिन फिर लिखते हैं जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट। उसके बाद फिर बेन जॉनसन लिखते हैं सिंथियाज रिवेल्स, और उसके बाद फिर जोहन मार्टिन लिखते हैं व्हाट यू विल। उसके बाद में फिर बेन जॉनसन लिखते हैं द पोइटेस्टर, और बाद में लास्ट में 1601 में थॉमस डेकर लिखते हैं सैटाइरोमेस्टिक, और इसी के साथ में वॉर ऑफ थिएटर का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में हमारा जैकोबियन एज भी खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मैंने मेटाफिजिकल पोएट नहीं लिए हैं, उस पर हम अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।